हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद। बच्चों, आज हम अपना 11th की केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो एटॉमिक संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हमारा टॉपिक रहेगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, यानी बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है और इसकी कमियां। ये बोहर के पहले की जो चीज़ें हैं वो सिलेबस में आपके कोविड-19 के कारण रिड्यूस की गई हैं, तो उनको थोड़ा सा हम पहले समझ लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर बोहर के मॉडल को हम शुरुआत करेंगे। तो अच्छा, ऐसा हम करेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल पे पहुंच जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कहाँ से शुरू कर दिया गया है, तो पहले उसको हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे, फिर इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना इस चैप्टर के, अगर केवल चैप्टर का अर्थ समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हमको इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। परमाणु संरचना का मतलब है परमाणु की संरचना का अध्ययन करना। परमाणु क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उससे संबंधित कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और उसकी संरचना को बताने में किन किन वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से जो है अपने सिद्धांत एवं सिद्धांतों का अध्ययन, और उस परमाणु में कौन कौन से और कण हैं। पहले बताया गया था परमाणु अविभाज्य, अब बताया गया अविभाज्य नहीं है, अर्थात परमाणु का विभाजन हो सकता है, वो कई और कणों से मिलकर बना होता है। तो उन कणों की खोज कैसे हुई, उन कणों का मास क्या है और उनका जो है चार्ज क्या है, ये सब चीज़ें, इनके बारे में आपको जो है पढ़ना है। उनकी अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर, तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमको जाननी है परमाणु संरचना के अंदर। तो परमाणु संरचना के बारे में जो कुछ आपने पहले से पढ़ रखा उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे। परमाणु संरचना में आपने कहा कि जो एक साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण है जो कि अविभाज्य होता है। अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होता है, विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, गोलाकार होता है, जिसका और छोटे कण में विभाजन नहीं हो सकता है, ये बताया था जॉन डाल्टन ने। तो इसका मतलब है अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत छोटा सा कण होगा, छोटा सा कण होगा और गोलाकार कण होगा। तो ये हमने मान लिया ये परमाणु है, एटम। लेकिन इसके बाद इस परमाणु के बारे में आगे जैसे से डिस्कवरी होती चली गई तो इसके बारे में और अध्ययन किया गया, तो पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अविभाज्य नहीं है, अर्थात इसका विभाजन हो सकता है। तो इसका विभाजन किस में करते हैं, इसका विभाजन पीसेस में नहीं करते बल्कि इसके जो और छोटे छोटे कण हैं इसमें, उसमें करते हैं। तो ये जो है तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। उन तीन मूल कणों के नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन तीन मूल कणों के क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन कणों की खोज कैसे हुई वो अब आपके सिलेबस से हटाया गया है इस सेशन के लिए, तो वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कैसे खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरणों के द्वारा, प्रोटॉन की खोज हुई थी धन किरणों के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। तो इनके खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन है, प्रोटॉन के रदरफोर्ड है और न्यूट्रॉन के चैडविक हैं। इन थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसके बाद में जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है, तो अब इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, प्रोटॉन कैसे रहते हैं, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा हुई। इनका अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर, ये चीज़ हमको जानना है। तो इस चैप्टर में हमारा यही जो है टॉपिक रहेगा कि इनका अरेंजमेंट इसके अंदर कैसे है। तो उसके लिए विभिन्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना जो है मॉडल प्रस्तुत किया था। अपने जो मॉडल है उनके मॉडल को हम परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो परमाणु मॉडल के लिए सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया था वो थे साइंटिस्ट टॉमसन, जे टॉमसन। तो टॉमसन के मॉडल को हम कहते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का मॉडल। टॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो उन्होंने बताया था कि परमाणु गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन होता है, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि परमाणु के अंदर
परमाणु एक समान रूप से धनावेशित, यानी पूरे परमाणु पर एक समान रूप से धनावेश है, प्लस चार्ज है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं, यानी ये परमाणु आपका तरबूज हो गया और तरबूज के बाहर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेज है अंदर भी, और अंदर इसके जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है ये। तो इस थॉम्सन के मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो है बहुत से गुणों की व्याख्या नहीं हुई, तो ये मॉडल कैंसिल कर दिया गया था। इसको बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। कितनी चीज़ें मान्य हुई कि इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, और ये विद्युत उदासीन गोलाकार होता है, ये चीज़ इनकी मान्य हुई। इसके बाद में दूसरा मॉडल आया था रदरफोर्ड की तरफ से। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होता है, रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ी चीज का आविष्कार किया था अपने मॉडल के आधार पे। उन्होंने किस चीज की खोज की थी? उन्होंने खोज करी थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे परमाणु के नाभिक की। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इन्होंने किया था और बताया था कि परमाणु गोलाकार होता है और इसके मध्य में एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सघन धनावेशित भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म, यानी अगर पूरा परमाणु इतना बड़ा है तो उसका जो सेंट्रल एरिया होगा वो बहुत छोटा सा होगा और बहुत ही सघन होगा, बहुत धनावेशित होगा। इस भाग को हम कहते हैं परमाणु का नाभिक। तो रदरफोर्ड ने यहीं पे एक चीज क्लियर की थी कि जो नाभिक होता है तो उसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन, ये दोनों जो है पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं एटम के अंदर? ये दोनों पार्टिकल्स रहते हैं न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो बात रहेगी फिर इलेक्ट्रॉनों की। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते लगाते जो है, ये बात तो इन्होंने बता दी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो कई चीजें हैं कि चक्कर लगाते हैं तो कहाँ पे लगाते हैं और कितनी रेंज में लगाते हैं, उनकी रेडियस क्या है, उनका वेग क्या होगा। और सबसे बड़ी जो बात ये थी यहाँ पे कि जब ये चक्कर लगाते रहेंगे तो इनमें ऊर्जा की कमी होती जाएगी। भाई कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु कार्य करेगी तो उसकी ऊर्जा में कंटिन्यूअसली कमी होगी। तो जब ऊर्जा की कमी होगी तो फिर इसके जो है पाथ में कमी आती चली जाएगी। तो फिर एट लास्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आके नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि नाभिक में आपने बताया है रदरफोर्ड ने कि प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नाभिक में गिरेगा। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरते रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, फिर परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परमाणु का अस्तित्व खत्म, फिर उस वस्तु का अस्तित्व खत्म। तो फिर इस चीज से, ये थ्योरी में इनकी जो है एक ये कमी आई थी, वो कमी कैसे दूर की जाए इन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इनकी कमी थी। और यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ेगी, तब भी वो परमाणु के जो है कह लीजिए आकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाएगा, तो भी इलेक्ट्रॉन परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों की जो है रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं करी थी। तो उस चीज़ को आगे जो साइंटिस्ट हैं अपने नील्स बोहर, तो इन्होंने दूर किया था। तो नील्स बोहर ने, एक साइंटिस्ट हैं मैक्स प्लांक, तो प्लांक ने एक सिद्धांत दिया था उसी समय क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। तो उस क्वांटम सिद्धांत को यूज करके बोहर ने सिद्धांत का जो है अपना मॉडल दिया। उस मॉडल को हम जानते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के नाम से। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थीं, उन कमियों को नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और फिर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इनके जो मॉडल को, अब हमारा जो सिलेबस है यहीं से शुरू होता है, यानी बोहर के मॉडल से। तो बोहर के मॉडल से हम आगे चीज़ों को जानेंगे और बोहर के मॉडल की भी क्या कमियां नहीं उनको जानेंगे। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है, या जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है वहाँ से आप करेंगे। बाकी आगे देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक, बोहर ने बताया था कि जो परमाणु की संरचना होती है, तो परमाणु में जो नाभिक है, तो नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं। नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं, लेकिन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है,
कहने का मतलब इसके बाहर तो अनेक कक्षाएं हो सकती हैं, एटम है इसके बाहर अनेक कक्षाएं हो सकती हैं वृत्ताकार, लेकिन इन सब में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। उन जो निश्चित कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं, उन निश्चित कक्षाओं को हम स्थायी कक्षाएं या स्थिर कक्षाएं या अनुमेयक कक्षाएं, अनुमेयक कक्षाएं या उनको बोहर कक्षाएं कहा जाता है, बोहर कक्षाएं कहा जाता है। यानी परमाणु में नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको स्थायी कक्षाएं, स्थिर कक्षाएं, अनुमेय कक्षाएं या बोहर कक्षाएं कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स उनको कहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी क्वांटम सिद्धांत का यूज करके। क्वांटम सिद्धांत क्या था, पहले ये हम बात एक जान लेते हैं क्वांटम सिद्धांत क्या है। क्वांटम सिद्धांत में प्लैंक ने ये बताया था कि जो किसी भी वस्तु से जो विकिरण का उत्सर्जन होता है वो सतत नहीं होता है। सतत नहीं होता है कहने का मतलब वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है। एनर्जी के इन पैकेट्स को, एनर्जी के इन बंडल्स को हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा या इनको फोटान कहते हैं। फोटान, क्वांटा कहते हैं, फोटान। कहने का मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सन है। सन से जो हमको एनर्जी मिलती है वो विकिरण के रूप में एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमको तो वो वेव के रूप में दिखती है कि स्ट्रेट लाइन में आ रही, लेकिन वो जो एनर्जी मिलती है हमको तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलती है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में। तो एनर्जी के जो ये बंडल्स हैं, इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? इन बंडल्स को हम बोलते हैं क्वांटा या फोटॉन। इन क्वांटा या फोटॉन की जो एनर्जी है वो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, उस पे निर्भर करती है, उसके समानुपाती होती है। तो इसको अगर हम हटाएंगे समानुपाती चिन्ह तो यहाँ पे नियतांक h आएगा। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? इस नियतांक को हम बोलते हैं प्लांक नियतांक। इस h प्लांक नियतांक ये h, ये क्या है? न्यू इसकी आवृत्ति। तो इसकी जो फोटॉन की, किसी भी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? h न्यू होती है। तो इसी सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण है वो सतत नहीं होता, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है। तो इन पैकेट्स को क्या कहेंगे? क्वांटा या फोटॉन कहेंगे। तो यही चीज अगर इधर हम अप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? राउंडिंग करते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा नहीं करता है, ना हमेशा उत्सर्जन करता है ना हमेशा अवशोषण, एक बार उत्सर्जन एक बार अवशोषण। तो इस आधार पे इन्होंने बताया था दूसरी चीज जो बताई थी वो क्या बताया? वो इन्होंने कहा था कि नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षाओं में, सपोज कर लिया हमने ये स्थायी कक्षाएं, तो स्थायी कक्षाओं को हम K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं, राउंडिंग करते हैं, तो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते वक्त ना तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। यानी स्थायी कक्षाओं में जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की है, किसी भी मूविंग पार्टिकल की एनर्जी है वो डेफिनेट रहती है, निश्चित रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। 2 पॉइंट इनके एक ये हो गए मुख्य। तीसरी बात इन्होंने जो बताई थी वो इन्होंने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये नाभिक है, ये बाहर कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाएं, अनुमेय कक्षाएं हम उनको ही कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इसका क्या होता है? कोणीय संवेग होता है mvr। m का मतलब है, m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन की स्पर्शी गति है, इलेक्ट्रॉन की जो है घूमने वाली स्पर्शी गति है, और r क्या है? r इसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है, जिसको हम त्रिज्या कह सकते हैं, वो है। तो ये इन तीनों का मल्टीपल जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कोणीय संवेग। तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है mvr, तो वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी इसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल के लिए हम n रख देते हैं। n के लिए हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4 क्या है? ये 1, 2, 3, 4 कक्षाओं की संख्या है। यानी अगर पहली कक्षा के लिए n1, दूसरी कक्षा के लिए n2, तीसरी कक्षा के लिए n3, इन्हीं नंबर्स को हम
मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया था कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr = nh/2π होता है, जहां पे n क्या होगा 1 2 3 4, h यहाँ पे क्या है, h है प्लांक कांस्टेंट, n क्या है, n कक्षाओं की संख्या यानी 1 2 3, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करके फिर इस वैल्यू का हम पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं, 2 रख लेंगे, दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग का मान निकाल लेंगे, तीसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग का अलग अलग मान निकाल लेंगे। वो कोणीय संवेग जितना होगा उसी के आधार पर हम बता देंगे कि ये कौन सी पहली स्थायी कक्षा है, दूसरी स्थायी कक्षा है, तीसरी स्थायी कक्षा है, किसमें इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए मेन। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है उसके बारे में आपको क्या कहना है। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया था कि जैसे ये नाभिक है, किसी वृत्ताकार सर्कुलर जो पाथ है, वृत्ताकार पथ पर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से, एक तो उस पर लगता है अभिकेंद्र बल, और दूसरा लगता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल ये होता है कि जिस पॉइंट को केंद्र मान के ये पार्टिकल मूविंग कर रही है, रोटेशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल की तरफ जब इस पे फोर्स जो लगता है, उस पार्टिकल की ओर जो कि जैसे हम मोड़ पे चल रहे थे तो मोड़ पे हम झुक जाते हैं, हमको ये लगता है कि अभी हम नीचे गिरेंगे, या मोड़ एक वृत्ताकार पथ हो जाता है, तो उस वृत्ताकार पथ पे हम झुक जाते हैं एक निश्चित बिंदु की ओर। तो उस बिंदु की तरफ जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, यानी केंद्र की तरफ जो बल खींच रहा हमको उसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। और एक बल इसी केंद्र से इस बल पे बाहर की ओर लगता है जो इसको अपनी तरफ आने भी नहीं देता है, उस बल को हम कहते हैं अपकेंद्र बल। ये आपने 9th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल, एक अभिकेंद्र जो बल है, ये बल क्या है, इस बल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो जो स्थिर, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो बल लगते हैं उनको हम स्थिर विद्युत आकर्षण बल कह रहे हैं। तो ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो यहाँ पे है वो है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल को ये जो वृत्तीय पथ का अपकेंद्र बल है वो अपकेंद्र बल संतुलित कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में ना ही गिरता है ना ही नाभिक से दूर जाता है। तो किसी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो फिर वो ना नाभिक में गिरता है ना ही नाभिक से दूर जाता है। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल इस इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का परमाणु, इलेक्ट्रॉन अर्थात जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक Z हो और इलेक्ट्रॉन Ze², उसके आवेश E हो और इलेक्ट्रॉन की और नाभिक के बीच की दूरी R हो, तो जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल की वैल्यू हो जाती है Ze²/R²। और अपकेंद्र वैल्यू के, अपकेंद्र बल की वैल्यू क्या होगी इसी पार्टिकल के लिए? अपकेंद्र बल, अगर इस पार्टिकल का द्रव्यमान m है और इसका वेग v है और इसके पथ की त्रिज्या r है, तो अपकेंद्र बल हो जाएगा mv²/r। तो इस कथन के अनुसार अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो mv²/r ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर हो जाना चाहिए Ze²/r² के। यहाँ से एक r हम अगर कैंसिल आउट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा mv² Ze²/r। तो इस फार्मूले की मदद से हम कई चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको द्रव्यमान और वेग पता है तो त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। त्रिज्या या परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान पता है तो हम वेग की गणना कर सकते हैं। वेग पता है तो द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। विभिन्न चीज़ों की कैलकुलेशन इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हो गई। इसके बाद में क्या करना है, अगले जो पॉइंट में इन्होंने बताया वो क्या बताया इन्होंने, अगले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि एक तो इन्होंने पहले ही बात बता दी थी
कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी कक्षा में, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ना तो ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है। तो फिर करता क्या है, अगर ये इस कक्षा से अपने ऊपर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो क्या करेगा, अगर इस कक्षा से अपने नीचे वाली कक्षा में जाना चाहता है तो क्या करेगा, इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा अपने जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है उससे अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है तो क्या करेगा, उससे निम्न ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है तो क्या करेगा। देखिए, अगर इसे उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाह रहा है तो इसके पास एनर्जी अधिक होनी चाहिए, तो उस एनर्जी अपनी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का अवशोषण कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन क्यों करेगा, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, तो लोअर में जाने के लिए अपनी एनर्जी को लोअर करेगा, जिसके कारण ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगा रहा है तब ना ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा। जब अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा या अपनी ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये यहाँ पे अगर हम निम्न ऊर्जा स्तर को E1 मान लें, उच्च ऊर्जा स्तर को E2 मान लें, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा E वो कितना होगा, E2 माइनस या E2 डिफरेंस E1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E का मान E2 डिफरेंस E1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इन्होंने एक चीज बता दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि अगर ये उत्सर्जन और अवशोषण करते समय, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उस उत्सर्जन और अवशोषण के अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं तो स्पेक्ट्रम एक रैखिक सीधी रेखाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इन सीधी रेखाओं के स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते समय निश्चित आवृत्ति की लाइनों का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइनें होती हैं वो लाइनें कैसी होती हैं, निश्चित आवृत्ति की लाइनें होती हैं। ये है परमाणु का बोहर मॉडल। अब हम जानेंगे इस मॉडल की, ये मॉडल की जो मेन चीजें हैं वो हो गई हैं। अब इस मॉडल की हम जानेंगे लिमिटेशंस, इस मॉडल की कमियां क्या हैं। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की जो है कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, किन किन चीज़ों की व्याख्या करने में बोहर मॉडल फेल रहा। तो बोहर मॉडल की सबसे बड़ी जो कमी थी, एक थी, वो ये थी कि बोहर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की इन्होंने व्याख्या की थी, यानी सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बाद में लिथियम आयन Li+ या बेरिलियम आयन Be++, केवल इन परमाणु या इन आयनों की जो है व्याख्या, इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या इनके द्वारा की गई थी। ये बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। इनकी एक कमी थी सबसे बड़ी कि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया था, दोनों ने स्पेक्ट्रम बनाए भी थे, तो स्पेक्ट्रम जब देखे गए, इन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम लीनियर स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, तो जब इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा फिर से जब इसको देखा गया, इसको चेक किया गया, तो ये देखा कि जो एक लाइन ये है, ये वास्तव में एक लाइन नहीं, ये बहुत सी छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं, ये लाइनें किस चीज़ की हैं ये नहीं बता पाए थे, अर्थात स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में ये मॉडल असफल रहा। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज ये थी कि यह जो मॉडल है वो जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव,
इफेक्ट्स, जीवान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इन दोनों प्रभावों की व्याख्या करने में ये मॉडल असफल है। ये दोनों प्रभाव क्या है? जब स्पेक्ट्रम रेखाओं को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता था तो स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, सीधी ना होकर बल्कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का स्प्लिट होना, टूटना, इस चीज की जो है व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाए थे। तो विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना कहलाता है स्टार्क प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना क्या कहलाता है? जीमान प्रभाव। तो जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर सका था। ये तो हो गई तीन मुख्य बातें। इसके अतिरिक्त इसमें यह बताया गया है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेन में फ्लैट रोटेशन करते हैं। तो इसके द्वारा एक चीज ये नहीं क्लियर हुई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के रूप में रोटेशन करता है या वेव के रूप में, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेन में, तो प्लेन में अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो फिर वो पार्टिकल के जैसे ट्रैवल कर रहा है या फिर वेव के रूप में। तो इस चीज के पार्टिकल नेचर या वेव नेचर इसका क्लियर नहीं हुआ था। और फिर इसके बाद परमाणुओं के जब संयोग से नए अणु बनते थे तो नए अणुओं की ज्यामिति क्या होती थी, ज्योमेट्री उसकी क्या होती थी, उसकी जो है स्ट्रक्चर क्या होती थी, ये स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में भी ये मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और इसके बाद में ये जो है मॉडल परमाणु की कक्षाओं में आपने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं और उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, लेकिन उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या है, इस चीज के बारे में भी कोई इनकी तरफ से स्टेटमेंट इस मॉडल में नहीं आया था। अर्थात बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की जो है व्याख्या इनके मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी थी। तो ये इनकी जो है लिमिटेशंस हैं और इस तरह से ये मॉडल कंप्लीट हुआ। इसमें आपको उसके नोट्स बनाने हैं, मॉडल क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पहले की जो चीज़ें हैं वो सिलेबस से रिड्यूस की गई, उसको हमने आपको रिवाइज कराया। बाकी उसके बारे में इस रिलेटेड से बाकी जो चीज़ें हैं वो 9th की थी, उनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स।